इस वीडियो में हम बात करेंगे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के बारे में। इस अधिनियम के द्वारा दहेज लेना, देना, मांग करना को इलीगल बना दिया गया, यानी अपराध की श्रेणी में रखा गया है। हालांकि दहेज एक सामाजिक बुराई है, लेकिन यदि कानून की नजर से देखें तो यह एक अपराध है। बहुत ही संक्षिप्त में बात करेंगे, बहुत ही शॉर्ट में बात करेंगे क्या चीज है, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि पेपर में आ सकते हैं या पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो किताब नहीं पढ़ेंगे, शॉर्ट तरीके से बात करेंगे, पिन पॉइंट तरीके से बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उसी को ध्यान में रखेंगे। ठीक, चलिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन हमारा दीक्षांत एकेडमी बीकानेर है, वहां पे महिला एवं बाल अपराध की 350 से ज्यादा एमसीक्यूज अपलोड किए जा चुके हैं। तो आप जाके वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपने क्वेश्चंस को देख सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और पीडीएफ फॉर्म में नहीं है, क्वेश्चन फॉर्म में है, टेस्ट फॉर्म में है, और उसका आंसर भी दे रखा है। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसी के साथ साथ हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रखी है, पुलिस कांस्टेबल के लिए भी और 4th ग्रेड के लिए भी। अप टू डेटेड लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है, तो यदि आप ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। फोन नंबर लिखा हुआ है, कोई भी दिक्कत है आप फोन पे पता करिए। कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च कर रखी है। ठीक है, कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज, इसमें लगभग हमने 69 टेस्ट सीरीज अपलोड कर रखी है एप्लीकेशन पे, और 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं आपके, और टॉपिक वाइज है। ये जो खास बात है इस कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज की, कि हर एक चीज आपके पास टॉपिक है। जैसे मैं बात करूं यहां पे, तो कंप्यूटर का परिचय एक टॉपिक है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस एक परिचय है, मेमोरी एक टॉपिक है, और जैसे ही आप एक टॉपिक को खोलेंगे तो मल्टीपल आपको टेस्ट देखने को मिलेंगे। तो आपको दोबारा से उस टेस्ट को नहीं देना, नए क्वेश्चंस मिलेंगे आपको देखने के लिए। तो एक से ज्यादा टेस्ट इसमें अवेलेबल है आपके। इसी के साथ साथ यहां पे आप देखें, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चंस का आंसर, कोई भी टेस्ट सीरीज लेंगे, कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप देंगे तो तुरंत पता चल जाएगा कि ये सही आंसर ना होके दूसरा है। लास्ट में भी आपको 1 लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है। इसमें 25 मिक्स टेस्ट भी हैं, टॉपिक वाइज हैं, प्लस 25 मिक्स टेस्ट है, तो 2000 से ज्यादा क्वेश्चन है। इसी के साथ मैं बात करूं तो टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज 12th मंथ वैलिडिटी है विथ डाउट सेट। कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मैथ्स की टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च कर रखी है। मैथ्स में किसी को समस्या है, टॉपिक वाइज, जैसे मैं बात करूं नंबर सिस्टम की, तो पहला टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम। अब इसमें 3 टेस्ट डाले हुए हैं, तो आप अपना टेस्ट दे सकते हैं, सॉल्यूशन पता कर सकते हैं, और मान लीजिए एक टेस्ट दे लिया आपने तो दोबारा भी दूसरा टेस्ट दे सकते हैं नए क्वेश्चंस के साथ, तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। तो टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च कर रखी है, और डाउट चैट की व्यवस्था भी है, तो कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, इसका रिप्लाई आपको मिलेगा। कहां मिलेगा? दीक्षांत। अच्छा, एक चीज और, यदि आपने पहले से कोई कोर्स परचेज कर रखा है तो आप ऑफ 25 लगाएंगे, कूपन कोड ऑफ 25, तो आपको 25% का ऑफ मिल जाएगा, यदि आपने इससे पहले कोई कोर्स परचेज कर रखा है तो। दीक्षांत एकेडमी बीकानेर का एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ये सब कुछ मिल जाएगा आपको। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, टेलीग्राम का भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, कोई भी क्लास होती है, कोई भी अपडेटेड मटेरियल होता है, कोई भी अपडेटेड न्यूज होती है, टेलीग्राम चैनल पे जाती है। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, कि इस वीडियो की स्पीड आप 1.5 करके देखना। ठीक है, 1.5 करके देख लेना। देखो, दहेज, सबसे पहली बात करते हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अन्य नाम कौन कौन से हैं। पेपर में कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है थोड़ा सा नाम बदल के, दहेज प्रतिषेध अधिनियम न देके क्या क्या दे सकता है आपके लिए, दे सकता है दहेज निषेध अधिनियम 1961, या बोल सकता है दहेज अधिनियम 1961, या इसका दूसरा नाम है विवाह करार निषेध अधिनियम। विवाह का करार हुआ और उस करार को निषेध करना, क्योंकि दहेज लेन देन हुआ था। दहेज का देना और लेना प्रतिषेध अधिनियम, दहेज का देना या लेना प्रतिषेध करने के लिए अधिनियम 1961। तो इसके 4 अन्य नाम हैं, तो पेपर में कुछ भी नाम पूछे तो आप समझ लेना कि यह दहेज प्रतिषेध अधिनियम ही है।
अब सबसे पहले बात करते हैं ये पारित कब हुआ था, ये लागू कब हुआ था। पारित का नहीं पूछता है कि कब पारित हुआ था, लागू कब हुआ, लागू करने को पूछता है। तो लागू हुआ था आपका 1 जुलाई 1961 को। 1 जुलाई, स्कूल जैसे ही खुलती है 1 जुलाई को लागू हो गया था, 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ था। अच्छा, एक्ट की प्रकृति क्या है, कई बार पूछ लेता है कि जो अधिनियम है इसकी प्रकृति क्या है। तो इसकी प्रकृति पहले तो गैर जमानती है, यानी जमानत नहीं मिलेगी इसमें एक बार, ठीक है, जमानत नहीं मिलेगी, गैर जमानती है। फिर अशमनीय है, यानी एक बार आपने शिकायत कर दी तो वापस नहीं ले सकते कि राजीपा हो गया हमारा, हम वापस लेना चाहते हैं, नहीं ले पाएंगे, अशमनीय है, ठीक है, वो प्रोसीजर फिर चलेगा। इसी के साथ साथ संज्ञेय है, कोई भी मजिस्ट्रेट है या कोई भी पुलिस अधिकारी है वो अपनी तरफ से संज्ञान ले सकता है किसी भी केस का कि यहां पे डॉवरी का डिमांड हुआ है या लेन देन हुआ है, संज्ञेय है। और साथ ही साथ सांविधिक है, यानी संविधान में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। संविधान जब बना था तो उसमें इसका कोई जिक्र नहीं था, उसके बाद की जितने भी अधिनियम है वो सांविधिक कहलाते हैं। तो संवैधानिक नहीं है, सांविधिक है। समझ में आ गया, चलो आगे। कुल अध्याय, इसमें कुल चैप्टर पूछ लेता है कि कुल चैप्टर कितने हैं, तो कोई चैप्टर नहीं है इसमें, चैप्टर है ही नहीं। फिर पूछ लेता है धाराएं कितनी हैं, तो धाराएं हैं आपकी 10। कितनी धाराएं हैं, 10, ठीक है। और 10 की 10 धाराएं इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसकी बात करेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं धारा नंबर 2 की। 1 नंबर धारा की बात नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है, धारा नंबर 2 की बात करेंगे। धारा नंबर 2 क्या है, दहेज की परिभाषा। इसमें दहेज की परिभाषा दे रखी है कि दहेज हम किसको मानेंगे, पहले ये तो पता हो दहेज किसको मानेंगे। तो आ जाइए धारा नंबर 2 में कि दहेज की परिभाषा क्या है। देखिए यहां पे एक लड़की है और यहां पे एक लड़का है। लड़की या लड़की वाले जो पक्ष के होते हैं उनको वधू पक्ष बोलेंगे, लड़का या लड़के के पक्ष वालों को वर पक्ष बोलेंगे। तो वर पक्ष वाले, हम लोग देखते हैं कि वधू पक्ष वाले दहेज देते हैं ना, तो वधू पक्ष वाले वर पक्ष को कुछ भी दें, या कई बार होता है कि वर पक्ष वाले भी वधू पक्ष को देते हैं। भाई कुछ लड़के होते हैं जिनकी शादी नहीं होती है तो कहते हैं हम चला के देंगे वधू पक्ष को रुपए हमसे शादी करने के लिए। तो दोनों तरफ से है, वर पक्ष वाला भी वधू को दे या वधू पक्ष वाला वर को दे। पक्ष का मतलब लड़की लड़के को दे, लड़का लड़की को, या फिर उसके पक्ष वाले, उसके रिश्तेदार, उसके नातेदार, यदि एक दूसरे के अपोजिट नातेदारों को कुछ दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, संपत्ति या प्रतिभूति, कुछ संपत्ति है या प्रतिभूति है। प्रतिभूति का मतलब कोई सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी का मतलब जैसे मैं बात करूं कि जमीन है, जमीन दे दी उन्होंने, तो ये प्रतिभूति है, सिक्योरिटी है। तो जमीन की रजिस्ट्री की, मैंने लड़की ने शादी की लड़के से, तो लड़की के घर वालों ने रजिस्ट्री कर दी नाम लड़के के कि ये हम अपनी तरफ से दे रहे हैं, तो वो भी दहेज की श्रेणी में आएगा। संपत्ति या प्रतिभूति। प्रत्यक्ष या परोक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब जो दिखाई दे रहा है, और परोक्ष का मतलब इशारों इशारों में बात हो गई, वो भी दहेज की श्रेणी में आएगा। ध्यान रखना, वधू पक्ष वर को दे सकता है, वर पक्ष वधू को दे सकता है, दोनों तरीके से दहेज को माना जाएगा। अच्छा ध्यान रखना, विवाह से पहले, विवाह के बाद या विवाह के दौरान, इन तीनों स्थितियों में दहेज का कंडीशन बनेगा। तो 3 चीज समझ में आ गई, यही दहेज की परिभाषा है। अब उसको कठिन भाषा में लिखना चाहे तो लिख लें, आपको समझना है बस, ठीक। अच्छा एक चीज ध्यान रखना कि दहेज में क्या नहीं आएगा। जब शादी के स्टेज पे जब वर और वधू खड़े होते हैं, जो उनको उपहार मिलते हैं वो दहेज की श्रेणी में नहीं आएगा, ठीक है, उपहार श्रेणी में नहीं आएगा। अच्छा, जो मुसलमान लोग होते हैं, मोमडन्स होते हैं, उनमें एक रस्म होती है, उसको बोलते हैं मेहर की रस्म। मेहर की रस्म, मेहर की रस्म क्या होती है कि इसमें लड़का पक्ष जो है लड़की वाले को देता है, लड़का पक्ष लड़की वाले को कुछ रुपए या कुछ सामान देता है, ठीक है। तो वो मेहर की राशि मानी जाती है। मेहर की राशि, मेहर की राशि को, वो मेहर की राशि को दहेज नहीं माना जाएगा, ठीक है। यानी वो लड़की को दे दिया आपने, क्योंकि मेहर की राशि लड़का वाला लड़की को देगा, तो लड़का पक्ष लड़की को दे दिया, तो अब वो दहेज की श्रेणी में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये मोमडन्स के लिए लागू है, ये मोमडन के लिए है मेहर वाला। और उपहार तो आपको बता दिया मैंने, और दहेज क्या होता है वो भी बता दिया। धारा नंबर 2 में इसका परिभाषा दे रखा है, समझ में आ गया। धारा 2 का मतलब दहेज दो, दहेज दो से याद कर लो धारा की दहेज की परिभाषा। धारा नंबर 3, धारा नंबर 3 में दहेज लेना और देना। पता चल गया शादी के बाद कि भाई दहेज लिया था या दिया था, शादी के बाद की बात है, दहेज लिया था या दिया था, ये हो गया, घटनाक्रम हो गया, तो क्या होगा। तो ये धारा 3 में बता रखा है कि इसके लिए क्या सजा मिलेगी।
शास्ति का मतलब होता है सजा। ये जो शास्ति है ना, शास्ति एक टेक्निकल टर्म है, एक 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 न्यायालय की टर्म है। इसका मतलब होता है सजा या दंड, पनिशमेंट, शास्ति। तो दहेज लिया या दिया, उसके लिए क्या सजा मिलेगी? तो उसके लिए सजा मिल सकती है आपको मिनिमम 5 साल की जेल। आप सोचो, मिनिमम तो 5 साल की जेल मिलेगी, और उसके साथ आपको मिनिमम मतलब 5 साल, ऐसा नहीं कि 4 साल मिल जाए 3 साल नहीं, 5 साल कम से कम मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा कुछ भी मिल सकती है, लेकिन मिनिमम 5 साल मिलेगी। और 15,000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा, या फिर जो दहेज लिया दिया था उसकी जो राशि है वो देनी पड़ेगी। बात समझ में आई? 15,000 या जो दहेज का सामान लिया दिया था उसका जुर्माना देना पड़ेगा, उतना रुपए देने पड़ेंगे। तो दोनों में से कोई एक, 15,000 या फिर जो सामान लिया दिया था उसकी जो कीमत है, दोनों में से कोई एक आपको देना पड़ेगा, जो ज्यादा होगा। जो ज्यादा होगा 15,000 से, मान लो कोई फ्रिज है या कोई कूलर है ना, फ्रिज है मान लो 30,000 का है, तो 30,000 रुपए देने पड़ेंगे, 15,000 नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि 30,000 ज्यादा है। तो 5 साल मिनिमम कैद, और समझ में आ गया, 15,000 या सामान का रुपए जो भी ज्यादा होगा। धारा नंबर 4 में क्या है? धारा नंबर 4 में दहेज की मांग करना, अभी लिया नहीं है, दिया नहीं है, फोन पे मांग की है कि भाई चाहिए। दहेज की मांग करने के लिए क्या दंड है? तो अभी लिया दिया नहीं है, तो निश्चित रूप से इसकी सजा क्या होगी? कम होगी। इसकी सजा क्या होगी? 6 माह। 6 माह से लेकर 2 साल तक हो सकती है। मिनिमम 6 महीना और ज्यादा से ज्यादा 2 साल हो सकती है। ठीक है, और 10,000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना, कई बार पूछ लेता है कि लेन देन के लिए क्या, कितना जेल होती है? लेन देन के लिए क्या होती है? मिनिमम 5 साल की जेल, और यदि मांग की है तो 6 महीने से मैक्सिमम 2 साल की जेल होगी। ठीक है, जेल का पूछ देख लेना, और 10,000 रुपए का भी देख लेना, जुर्माने का देख लेना। इसके साथ यदि मैं बात करूं धारा नंबर 4A की, इसी धारा 4 में एक छोटी सी धारा और है 4A। यह कहता है कि मीडिया, यदि आपने प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर में, है ना, किसी रेडियो चैनल पे कुछ भी आपने यदि अपनी बच्ची, लड़की की या लड़के की शादी के लिए ऑफर दे दिया कि ऐसा, मुझे अपनी लड़की के लिए ऐसा लड़का चाहिए, ऐसा लड़का चाहिए, और ये इस लड़के को मैं अपने प्रॉपर्टी दूंगा, या मैं ये गिफ्ट दूंगा, वो गिफ्ट दूंगा, आपने न्यूज़पेपर में पूरा क्या दे दिया? एडवर्टीजमेंट दे दिया, विज्ञापन दे दिया, तो ये भी एक अपराध है। और ये अपराध किस धारा के अंतर्गत आएगा? 4A के अंतर्गत। तो जो मीडिया है वो दोषी है, और जो दे रहा है वो भी दोषी है। इसमें क्या सजा मिलेगी? इसमें सजा कड़ी मिलेगी, है ना, क्योंकि मीडिया आ गया यहां पे। तो यही देखो आप, ये धारा 3 वाली सजा है यहां पे, 5 साल जेल, यहां 5 साल, लेकिन मिनिमम 6 महीने है। यहां 6 महीने से लेकर 5 साल तक की जेल है, यानी 6 महीने कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 5 साल की जेल, और रुपए उतने ही है, 15,000 रुपए, ये जुर्माना है। समझ में आ गया? 4 जो धारा 4 है उसकी छोटी सी एक धारा है 4A। मीडिया के द्वारा क्या करना? अपने शादी के लिए एडवर्टीजमेंट देना, प्रपोजल देना कि मैं अपनी लड़की के लिए या लड़के के लिए ये सब दे दूंगा जो मेरी लड़की या लड़के से शादी करेगा, इस प्रकार से। धारा 5 करार शून्य, जो मैं लिखा है वही बस याद रखना है, लाइनें नहीं लिखनी। करार शून्य, करार शून्य का मतलब होता है यदि शादी से पहले कोई करार हुआ है दहेज लेन देन का, और शादी के दौरान बहस हो जाती है, लड़ाई हो जाती है कि भाई दहेज जो आपने बात की थी वो दिया नहीं, तो हम इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। यानी दहेज लेने देने का जो करार है, जो बातचीत है, उसको शून्य माना जाएगा, उसको हम कहीं चैलेंज नहीं कर सकते, उसको हम कोर्ट में नहीं ले जा सकते। तो ये करार शून्य है, उसमें करार नहीं होगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि उस पर कोई केस ठोक देंगे कि आपने पहले ये बोला था और अब आप मुकर रहे हो। करार शून्य है। ये कहां बताया गया है? धारा 5 में बताया गया है। आगे आइए धारा 6 में। धारा 6 में क्या है? जो दहेज दिया जाता है ना, पहले जमाने में जो दहेज दिया जाता था वो दहेज पत्नी यानी कि लड़की को दिया जाता था। ठीक है, कि लड़की का थोड़ा सा गुजर बसर आसानी से हो सके। यह नियम इसी को बताता है। धारा 6 यही बताती है कि जो भी सामान दिया जा रहा है दहेज के रूप में, वो या तो पत्नी के हित में होगा, वो पत्नी के फायदे के लिए होगा, पत्नी उसका यूज कर सकती है, या फिर उसका लड़का, उसके बच्चे कर सकते हैं, या फिर पत्नी के जो रिश्तेदार हैं, मतलब उसके मम्मी पापा, जो मायका है उसका, वो
उसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उसकी फायदे के लिए होती है। ऐसा नहीं कि लड़के का भाई यूज कर रहा है या लड़के की मां यूज कर रही है, वो नहीं होगा। यहां पे ये नियम बता रखा है धारा 6 में। दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के लिए फायदा, दहेज जो भी दिया गया है वो पत्नी के लिए है और उसके वारिस यानी उसके बच्चे बच्चियों के लिए है, या फिर यदि बच्चे बच्ची नहीं है उस पत्नी के, उस लड़की के, तो फिर वो अपने माँ बाप मतलब अपने मायके वालों के लिए, ये उनके लिए नहीं है। ये किनके लिए, सास ससुर और के लिए नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है कि यदि ऐसा है कहीं, मान लीजिए किसी के नाम पे प्रॉपर्टी है, तो जब भी शिकायत होगी कि ये प्रॉपर्टी लड़की के नाम पे ना होकर किसी दूसरे के नाम पे है, तो जैसे ही शिकायत होगी 3 माह के भीतर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी पड़ेगी। ये नियम है धारा 6 में। बस पूछा गया है कितने महीने के अंदर ट्रांसफर करनी पड़ेगी प्रॉपर्टी, 3 महीने के अंदर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी पड़ेगी। एक चीज और ध्यान रखना, यदि लड़की नाबालिग है, 18 साल से कम है, ठीक है, तो जैसे ही वो बालिग होती है तो 3 महीने के अंदर वो प्रॉपर्टी दोबारा से उसको मिल जानी चाहिए। भाई 18 साल से कम है तो उसके नाम पे प्रॉपर्टी तो कोई हो नहीं पाएगी, तो उसका जो संरक्षक होगा या जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है, जैसे ही लड़की 18 साल की होती है वहां से वो ट्रांसफर होगा। 3 महीने के अंदर ये काम करना है। ठीक है। धारा 6 के अंतर्गत नहीं किया तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 406 के अंतर्गत 1 से 3 साल तक की सजा है। यदि आपने नहीं किया, मना कर दिया कि ये तो मेरे को मिला था, मैं कैसे दूंगा, तो आईपीसी की धारा 406 के तहत 1 से 3 साल तक की सजा है। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? अब ये देखो, धाराएं अलग अलग हैं। आईपीसी की धारा क्या है, जब कोई केस होता है पुलिस थाने में तो आईपीसी की धारा लगती है, भारतीय दंड संहिता है ना, कि ये केस हुआ तो उसमें धाराएं लगती है आईपीसी के तहत, सजाएं आईपीसी के तहत मिलेंगी। और ये जो धाराएं मैं लिख रहा हूं ये अधिनियम की हैं, अधिनियम की धाराएं अलग और आईपीसी की धाराएं अलग होती हैं। पुलिस जो है वो आईपीसी की धारा पे काम करती है, इन पे धाराओं पे काम नहीं करती है। ये धाराएं प्रबंध करती हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए समाज में। ठीक है। और उसके लिए फिर क्या है, उसके लिए जेल वेल का सिस्टम है। अच्छा, धारा 6 हो गई। धारा 7 की बात करता हूं। धारा 7 की, इसमें संज्ञान लिया जा सकता है, यानी कोई भी मजिस्ट्रेट, कोई भी पुलिस अधिकारी, मान लीजिए लड़की शिकायत नहीं भी कर रही है या लड़की के घर वाले शिकायत नहीं भी कर रहे हैं, यदि कोई घटना आ गई अखबार में तो अपनी तरफ से संज्ञान ले सकता है कि हाँ भाई वो मैटर बताओ क्या दिक्कत है इसमें, संज्ञान लेना, अपनी तरफ से संज्ञान ले सकता है। इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, सुनवाई का हक किसको है? धारा नंबर 7 में यह बताया गया है कि दहेज से रिलेटेड जो भी केस होगा उसकी सुनवाई का अधिकार केवल और केवल जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी को यह अधिकार है। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? या महानगर मजिस्ट्रेट को अधिकार है, महानगर मजिस्ट्रेट को या प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी को अधिकार है क्या सुनने का, इस केस को सुनने का। ये कहां बताया गया है? धारा नंबर 7 में। ठीक है, समझ में आ गया? और एक धारा और है, 9-10 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। धारा 8, धारा 8 में क्या बताया गया है? धारा 8 में बताया गया है कि ये जो अपराध है वो संज्ञेय है, गैर जमानतीय है और साथ ही साथ अशमनीय है। अशमनीय मतलब एक बार शिकायत कर दी तो वापस नहीं होगा। ठीक है। संज्ञेय का मतलब कि अपराध काफी खतरनाक किस्म का है और साथ ही साथ अजमानती का मतलब जमानत इसमें नहीं होगी। धारा नंबर इसी 8 का एक छोटा सा और एक अनुच्छेद है 8ख। इसमें क्या बताया गया है? इसमें एक अधिकारी की नियुक्ति की गई है और यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति की गई है। दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के तहत की गई है? धारा 8ख है ना, या फिर बी मान सकते हैं इसको, धारा 8B भी मान सकते हैं इंग्लिश में बोलें तो। अच्छा, इसका काम क्या है पूछ सकता है, तो इसका काम बहुत सिंपल है कि जो अधिनियम बना है, जो नियम बना है, उस कानून का पालन करवाना समाज में। दूसरा, लेन देन और मांगने को रोकना, दहेज का जो लेन देन है वो मांगने को रोकना। और तीसरा, क्योंकि अधिकारी है तो रोकेगा, वो रोकने के लिए कोई कदम उठाएगा। और तीसरा, इसके नजर में जो भी केस आता है तो उसकी छानबीन करना, यानी सबूत जुटाना। जो भी केस इसके पास आया है तो उस केस की छानबीन करना, सबूत जुटाना। ये कहां पे है? 8B में है। राज्य सरकार, ठीक है, नियुक्ति करेगी दहेज प्रतिषेध अधिकारी की और एक जिले में
एक से ज्यादा कर सकती है। ये कहां है? 8B में। समझ में आ गया? अच्छा, अब मैंने आपको बताया था आईपीसी की धाराएं थोड़ी सी अलग होती हैं। ये तो अधिनियम की धाराएं हो गई। आईपीसी की धाराएं दो देख लो। एक है, ये दहेज से ही रिलेटेड है, 304B। 304B ये एक धारा है। इस धारा के अंतर्गत यदि 7 साल के अंदर शादी हुई और उसके 7 साल के अंदर यदि कोई औरत मर गई या लड़की डेथ कर गई, तो यही माना जाएगा कि इसकी हत्या, इसकी मृत्यु जो है वो दहेज के कारण हुई है। और फिर केस जो है वो 304B के तहत दर्ज किया जाएगा दहेज हत्या का। और इसमें जो सजा है वो मिनिमम 7 साल है, यानी 7 साल तो कम से कम करना ही है। 7 साल के अंदर महिला की मृत्यु हो गई तो 7 साल सजा है कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा आजीवन कारावास है। समझ में आ गया? 304B आईपीसी की धारा है। एक 498 नाम सुना होगा आपने, 498। उसके साथ एक चीज और याद रख लो, 498A। ये क्या कहता है? ये कहता है कि दहेज प्रताड़ना के लिए सजा 3 वर्ष है। यानी दहेज प्रताड़ना में कोई प्रूव हो जाता है, गिल्टी हो जाता है, तो 3 साल की सजा उसको मिलने वाली है 498A के तहत। ठीक है। एक 406 अभी बताया था मैंने, अभी आपको पहले ही बताया था आईपीसी की धारा 406 क्या कहती है। 406 क्या कहती है? मैंने कहा था कि दहेज जो पत्नी का हक है या उसके वारिसों का हक है, यदि किसी दूसरे के नाम पे है और वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने से मना कर देता है 3 महीने के अंदर, है ना, मना कर देता है बेसिकली, तो उस पे 406 लगेगा। ठीक है। और उसमें 1 से 3 साल की सजा है। तो ये चीज भी ध्यान रख लेना। तो 3 आईपीसी की धाराएं और 3 आईपीसी की धाराएं हैं और 10 अधिनियम की धाराएं हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट बता देता हूं आपको। एक तो ये ध्यान रख लेना, दहेज प्रतिषेध ऑफिसर 8B के तहत। इसके साथ ही साथ आपको मैं बताऊं, एक दहेज की परिभाषा ध्यान रख लेना कि उपहार दहेज के अंतर्गत नहीं आता, मेहर की राशि दहेज के अंतर्गत नहीं आती। ठीक है। शादी के बाद पहले, और ये देख लेना, और ये ध्यान रखना दोनों तरफ से लागू है। ठीक है। और एक चीज और ध्यान रख लेना, इसमें दहेज की परिभाषा, एक तो अधिनियम ये ध्यान रख लेना, दहेज लेने देने की शास्ति, इसमें लगभग सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। दहेज मांग की शास्ति, शास्ति का मतलब पनिशमेंट, और दहेज का पत्नी को ट्रांसफर करना, पत्नी या उसके वारिसों को ट्रांसफर करना, ये धारा 6 के अंतर्गत है। ठीक है। और ये ध्यान रखना कि कौन जो है वो सुनवाई करता है, सुनवाई करने का अधिकार किसके पास है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सुनवाई जो है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास करता है या फिर महानगर मजिस्ट्रेट करता है। ठीक है। महानगर है तो, और ये मीडिया वाला ध्यान रख लो। तो ये चीज ध्यान रख लोगे तो मोर देन सफिशियंट है। चलें आगे, क्वेश्चंस कर लें। इसका पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। आ जाइए, क्वेश्चंस कर लेते हैं। इतना ही है, छोटा सा है, ज्यादा नहीं है। आइए, पहला क्वेश्चन बताइए। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 6 के अनुसार यदि कोई दहेज विवाहिता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारण किया जाता है तो कि 3 माह के भीतर उसको बालिग होने की स्थिति में अंतरित किया जाएगा। तो मैंने कहा था 18 साल की, यदि लड़की नाबालिग है, और तो 18 साल की है ना भाई, शादी की उम्र क्या है, 18 साल लड़की की, 21 साल लड़के की, तो 18 साल की जैसे ही होगी उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा विद इन 3 मंथ्स। दहेज निषेध अधिनियम 1986 के तहत दहेज देना या लेने की सजा क्या है, बताइए। लेना देना यानी ले लिया है, दे लिया है, तो ज्यादा गंभीर है, 5 साल है ना, 5 साल की कैद और 15,000 रुपए जुर्माना। ठीक है। और ये जो चीज है ये तो आपकी मांग करने के लिए है, वो लेना देना था कि ले लिया दे लिया, अभी तो मांग की है, तो मांग के लिए थोड़ी कम सजा है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज की मांग करने का अपराध किसमें है, बताइए। बताइए, दहेज की मांग करना, दहेज की मांग करना किसमें, धारा 4 के अंतर्गत है। धारा 3 के अंतर्गत तो लेना देना था, 4 के अंतर्गत दहेज की मांग करना। दहेज निषेध अधिनियम 61 के तहत दहेज की सूची तैयार करने का प्रावधान किस धारा में है, बताइए। तो धारा 5 में है, इस बात का ध्यान रखना, थोड़ा ये याद कर लेना कि धारा 5 में सूची बनाने का प्रावधान है दहेज की सूची का, जिसमें वो करार शून्य था ना
कि दहेज का करार शून्य हो जाए, शादी शून्य, जो दहेज करार जो है वो शून्य हो जाएगा, तो उसी धारा में ये चीज नोटिस की हुई है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज निषेध अधिकारी का मुख्य कार्य क्या है? दहेज से संबंधित शिकायतों की जांच करना, सूची बनाना, केवल सजा तो कौन देगा? सजा कोर्ट देगी। दहेज की सूची बनाना नहीं, विवाह समारोह नहीं, ये दहेज से संबंधित शिकायतों की जांच करना। आपको बताया था मैंने, सबूत जुटाना। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत कौन सी धारा दहेज लेने और देने को अपराध घोषित करती है? तो 2 में तो परिभाषा है और 3 में लेना और देना। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज के रूप में दी गई संपत्ति को वापस करने का प्रावधान किस रूप में दिया गया, किस धारा में है? बताइए। ठीक है, तो अभी बताया था धारा 6 में है, धारा 6 में है, और इसमें 406 आईपीसी की धारा भी है, मना कर दिया तो जेल है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज से संबंधित अपराधों की सुनवाई कौन सा न्यायालय करता है? प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट। दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961 कब लागू किया गया? 1 जुलाई 1961, बताया था अभी। एक मुस्लिम पति द्वारा विवाह के अवसर पर अपनी पत्नी को दिए जाने वाला धन क्या है? बताओ। मेहर है, अभी बताया था। चलो आगे। दहेज मृत्यु से मृतका की मृत्यु होती है। दहेज मृत्यु जलाकर, शारीरिक क्षति के माध्यम से, सामान्य परिस्थितियों में, कभी भी कैसे भी मरे, 7 साल के अंदर यदि डेथ हो गई तो वही माना जाएगा कि दहेज के अंतर्गत उसकी हत्या हुई है। दहेज मृत्यु के लिए दंड का प्रावधान है। मैंने कहा था 7 साल कम से कम, और आजीवन हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, तो ये रहा न्यूनतम 7 साल की सजा। दहेज से क्या अभिप्राय है? दहेज से क्या अभिप्राय है? तो आप बताइए, दहेज से क्या अभिप्राय है? धारा 2 में दहेज की परिभाषा दे रखी है, 2 है ना, दहेज 2, इसकी परिभाषा दे रखी है। दहेज की मांग करना क्या है? जायज है, अधिकार है, या सामाजिक प्रथा है, या अपराध है? अपराध है, बिल्कुल, ऑफ कोर्स अपराध है। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्वेश्चंस। तो छोटा सा टॉपिक था, इसकी जो धाराएं इंपॉर्टेंट आपको बता दी। दहेज की परिभाषा देख लो, लेन देन किया है तो वो कौन सी धारा में है? धारा 3 में है। ठीक है, दहेज की मांग करना, फिर वो आप देख लो कि दहेज प्रतिषेध अधिकारी कौन सी धारा के अंतर्गत है, शून्य करार कौन सी धारा के अंतर्गत है, साथ ही साथ जो महिला को दहेज वापसी करना है वो कितने टाइम में, और उसकी सजा का देख लो। मीडिया पे प्रचार किया तो वो कौन सी धारा के अंतर्गत है। यही सब चीजें आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। लागू कब हुआ था, इसमें कितनी धाराएं हैं, दैट्स इट। मिलते हैं, इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करेंगे, और यदि कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो इस कमेंट सेक्शन में आप करेंगे कमेंट, और मैं यथाशक्ति उसकी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। आपको इसके बारे में, महिला और बाल अपराध के बारे में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा सिलेबस मैं करवा दूंगा। ठीक है, छोटी वीडियोज रिकॉर्डेड फॉर्म में डालता रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नए अधिनियम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।